ऑफ यू। हम अपना टॉपिक कर रहे थे कौन सा, देखिए हम लोगों ने उसका स्टार्टिंग कर दिया था, हिप्सोमेट्रिक कर्व हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हमने बात की थी महाद्वीपीय किनारे की, और महाद्वीपीय किनारा हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। 4 पॉइंट देखे थे, महाद्वीपीय किनारा, महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढलान और महाद्वीपीय उभार, ठीक है। ये 4 चीज़ें देखी थी और चारों में से एक को डिस्कस कर लिया था, महाद्वीपीय किनारा को। दूसरा पॉइंट आता है महाद्वीपीय निमग्न तट। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे देखिए हमने बात की थी कि ये जो है हमारा महाद्वीपीय किनारा है। महाद्वीपीय किनारे, देखिए डायग्राम बना लेते हैं इसका वापस एक बार। यहाँ पर क्या था सबसे पहले, महाद्वीपीय किनारा, और इधर फिर बीच में निमग्न तट था और यहाँ पर था कौन सा, ढलान। महाद्वीपीय ढलान ही था ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर राइज बाद में आएगा। तो जो महाद्वीपीय किनारा है और तथा महाद्वीपीय ढलान के जो बीच का जो भाग होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, निमग्न तट कहते हैं। विश्व में अगर सर्वाधिक विस्तृत कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है निमग्न तट की बात करें तो वो आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। निमग्न तट होते क्या हैं, निमग्न तट का मतलब होता है, आप बीच पे कभी गए हो, बीच पे जाएंगे तो देखेंगे कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लहरें आती रहती हैं और फिर बार बार में वापस जाती हैं, तो एक पूरा मैदान तरह का हमें दिखाई देता है ना, बहुत महीन बारीक जो रेत भी वहाँ पर मिलती है, ठीक है। और पानी जो है बहुत ऊपर तक उसमें आएगा और फिर वापस चला जाएगा, फिर हम एक मैदान के रूप में उसको देखेंगे, वो वाली क्षेत्र को कहते हैं निमग्न तट। महासागरीय सीमांत का जो भाग है वो क्षैतिज के साथ अगर बात करें तो जो ये निमग्न तट है इसका ढलान की अगर बात करें तो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसका ढलान होता है। जो ये ढलान होता है महासागर की तरफ ऐसे, तो ये 1 डिग्री से 3 डिग्री ही होता है ढलान। जो ये आएगा ना अपना कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसमें फिर और ढलान बढ़ जाएगा। अभी जो महाद्वीपीय निमग्न तट है उसका जो ढाल है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है। संपूर्ण महासागरों में अगर पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो उसका औसत अगर निकालते हैं आप, औसत निकालेंगे तो इसकी जो चौड़ाई होती है, जो ये निमग्न तट होता है इसकी जो चौड़ाई होती है वो 80 किलोमीटर होती है, 80 किलोमीटर। ये चीज़ें क्वेश्चंस बनते हैं, इनके ऊपर आते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जो निमग्न तट है उसका ढाल इतना हो गया, उसकी औसत जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर होती है, ठीक है। औसत रूप से अगर बात करें तो इसकी जो गहराई होती है, औसत गहराई की अगर बात करोगे तो 200 से 200 मीटर तक की इसकी गहराई होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको रटनी ही है। अब देखिए समस्त महासागरीय नितल की अगर बात करें, पूरे टोटल महासागरों की अगर बात करें तो 8.6% भाग पर हमारे क्या बने हुए हैं, निमग्न तट बने हुए हैं। पूरे जो महासागर हैं पूरे वर्ल्ड के, उन सब में अगर पूरा 100% बात करें तो 100% का 8.6% हमारे क्या हैं, महाद्वीपीय निमग्न तट के रूप में विद्यमान है। अब देखिए तीनों महासागरों की बात कर लेते हैं। अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का जो निमग्न तट है वो है 13.3%। प्रशांत महासागर में अगर बात करोगे तो है आपका 5.7%, और हिंद महासागर में कितना है, केवल 4.2% तक। ये निमग्न तट बनते कैसे हैं, निमग्न तट का मतलब समझे आप, कि जैसे देखिए ये एक क्षेत्र बना लेते हैं आपका ये दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है। इधर आपका कौन सा महासागर लग रहा था, अटलांटिक, और इधर है आपका कौन सा, प्रशांत, ठीक। अब प्रशांत महासागर है क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है हमारी, एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला इस क्षेत्र के अंदर, तो प्रशांत महासागर से यहाँ लहरें आएंगी और पर्वत से टकरा के वापस चली जाएंगी, तो यहाँ पर जो निमग्न तट यानी जो प्लेन जो क्षेत्र बनेगा वो कम बनेगा, केवल 60
किलोमीटर के आसपास, 16 किलोमीटर के आसपास। और क्योंकि यहाँ अटलांटिक महासागर है, इधर की साइड पूरा मैदान मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो इधर जब लहरें आएंगी तो वो ज़्यादा अंदर तक आ पाएंगी। तो इससे जो क्षेत्र बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा कम से कम 320 किलोमीटर के आसपास का। तो निमग्न तट जो है कहाँ पर अधिक बनेंगे, कहाँ पर कम बनेंगे, ये चीज़ें भी आपको देखनी है। जो पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर कम बनेंगे, और जो मैदानी क्षेत्र है या फिर मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है तो वहाँ पर निमग्न तट हमारे चौड़े हमें दिखाई देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए, अब इसमें एक अपवाद भी है कि भारत के पश्चिमी तट में अगर बात करें, भारत का जो पश्चिमी तट है, देखिए बात कर लेते हैं, ये भारत ऐसे ही थोड़ा सा बन गया है, इसको आप समझ लेंगे बस इसको थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये आपका कौन सा पूर्वी तट हो गया भारत का, ये हो गया पश्चिमी तट। आप जानते हैं कि चौड़ाई जो है वो पूर्वी भाग में, पूर्वी जो भाग है यहाँ पर हमारे निमग्न तट जो हैं वो सकड़े हैं, और जो ये पश्चिमी भाग है यहाँ पर चौड़े हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। ये था हमारा निमग्न तट वाला क्षेत्र। अब सबसे ज्यादा निमग्न तट, सबसे चौड़े निमग्न तट कहाँ है, तो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, जहाँ पर विश्व के सबसे चौड़े क्या मिलते हैं हमारे, साइबेरिया के उत्तर में संसार का सबसे चौड़ा निमग्न तट मिलता है, 1280 किलोमीटर। साइबेरिया का जो क्षेत्र है उत्तर वाला, उसके अंदर जो निमग्न तट मिलते हैं वो 1280 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है साइबेरिया वाला, ये क्षेत्र इस तरह का क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पहले वनस्पति थी, और वो वनस्पति कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जलमग्न हो गई, और जलमग्न होने से क्या हुआ कि ये अंदर जमीन के अंदर दब गई, और इसलिए यहाँ पर क्या है, पेट्रोल के भंडार है। हमने बात कर ली होगी, पहले भी करी होगी, कि जब वनस्पति अंदर जमीन के अंदर दब जाती है तो वही हमें पेट्रोल के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए साइबेरिया के अंदर पेट्रोल का भंडार है, लगभग 20% पेट्रोल हमारा साइबेरिया से निकलता है। और जो निमग्न तट होते हैं वो मत्स्य भंडार के भी क्षेत्र होते हैं, क्योंकि निमग्न तट चौड़े होंगे, और चौड़े होंगे तो यहाँ पर मछलियों का उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। मछलियों का उत्पादन, या फिर मत्स्य भंडार की अगर हम बात करें, मत्स्य भंडार हमारे यहाँ पर अधिक होंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अभी हमने कौन सा पॉइंट देख लिया, महाद्वीपीय निमग्न तट। ठीक है, के अंदर आता है तीसरा जो पॉइंट था हमारा, कौन सा तीसरा पॉइंट, महाद्वीपीय ढाल। सबसे पहले हमने पढ़ा महाद्वीपीय किनारा, फिर पढ़ा महाद्वीपीय निमग्न तट, अब पढ़ेंगे महाद्वीपीय ढाल। ढाल के देखिए, ढाल का नाम आते ही आपको समझ जाना है कि जो महासागरीय निमग्न तट थे और जो महासागरीय उभार, जो हमारे सेल्फ हमने लिखे थे, उनके जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। ठीक है, इसके औसत अगर बात करें 3 डिग्री से 5 डिग्री तक इसका ढलान होता है। इसका जो ढाल होता है, जो कोण बनता है, वो 3 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास बनता है। ठीक है, 200 से 2000 मीटर की गहराई इसकी मिलती है। जो इस कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो गहराई है वो 200 से 2000 मीटर तक होती है। समस्त महासागरीय क्षेत्र की बात करें, समस्त महासागरीय क्षेत्र के 8.5% भाग पर क्या है, हमारे महाद्वीपीय ढाल मिलते हैं। हमने बात की थी ना कि पूरा 100% मान ले, और उस 100% का 8.5% क्या है, हमारे महाद्वीपीय ढाल है। अब हम वही चीज करेंगे कि अटलांटिक में कितने ढाल, कितना प्रतिशत ढाल है, प्रशांत में कितना है, और हमारे हिंद महासागर में। क्योंकि आपके क्वेश्चन जब बनेंगे तो आपको इन्हीं से क्वेश्चन को बनाना है।
अटलांटिक महासागर में बात करें तो 12.4% तक अटलांटिक महासागर में, 7% तक प्रशांत महासागर और 6% जो ढाल है वो हमारा हिंद महासागर में मिलता है। चीज़ें क्लियर हो रही है? देखिए, ये तीव्र ढाल होने के कारण क्या होता है, जब ढाल तीव्र होगा तो इस वाले ढाल पर किसी चीज़ का जमाव होगा। वैसे इसको ज्योग्राफी की भाषा में निक्षेप आप बोलेंगे, लेकिन क्या होता है, जो महाद्वीपीय ढाल होता है इसके ऊपर जो निक्षेप होता है वो सबसे कम होता है। क्योंकि जैसे नदियाँ यहाँ से पानी लेकर आई समुद्र में डाल रही है, तो क्योंकि यहाँ ढलान है तो यहाँ पर ये निक्षेप या जमाव जो है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारे अवसाद को लेकर आती है। वो अवसाद यहाँ ना जम के यहाँ पर नीचे पहुँचेगा और वो यहाँ जमेगा सागर के अंदर। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है, एक चीज़ और हमारी बच गई है। देखिए, महाद्वीपीय जो ढाल हैं, जो महाद्वीपीय ढाल हैं, महाद्वीपीय ढाल पर ही बहुत सारी, जो ये ढाल होता है ना, इस ढाल के ऊपर बहुत सारी कंदराएं बन जाती है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये बीच वाला भाग कट जाता है और ऐसे ऐसे जो है कंदराएं हमें देखने को मिलती हैं, एक तरह खाई की टाइप की हमें देखने को मिलती है। तो इनकी जो तरंग, इनकी जो उत्पत्ति होती है उसके लिए एक सिद्धांत चलता है, कौन सा? पंक तरंग सिद्धांत। क्लियर हुई बात? कि जो ये ढाल वाला जो क्षेत्र है, जब इसमें बहुत तेज ढाल आता है और मान लीजिए यहाँ पर एक कोई रुकावट आ गई, तो ये पानी जो है इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को काट देगा। जब इस प्रकार की आकृति हमें नजर आती है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें पंक तरंग सिद्धांत यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, पंक तरंग सिद्धांत दिया था किसने? डेविस ने दिया था। और हडसन जो कैनियन है वो विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन माना जाता है। हडसन का जो कैनियन है, हडसन की जो खाड़ी है अपनी, वो सबसे गहरी या फिर सबसे जानी मानी खाड़ी मानी जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। इसके अंदर एक चीज और है अब हमारी, महाद्वीपीय उभार। ठीक है, महाद्वीपीय उभार की ओर हम बात करेंगे। लास्ट में चौथा पॉइंट हमने लिखा था, कौन सा? महाद्वीपीय उभार। महाद्वीपीय उभार क्या है? जो महाद्वीपीय ढाल की हमने बात की थी, वो ढाल और जो सागरीय, जो अगाध सागरीय, मतलब जो, देखिए हमने ऐसे बात कर ली थी, यहाँ किनारा था या फिर स्लोप था, ऐसे नाम लिख देती हूँ मैं। किनारा था, फिर ढाल था, नहीं सॉरी निमग्न तट था ना, फिर यहाँ पर ढाल था, फिर हमने बात करी थी उभार की, फिर उसके नीचे भी तो कुछ तो होगा समुद्र के अंदर। तो ढाल और जो इसको बोला पूरा अगाध सागरीय, मतलब कि बहुत गहराई पर जो सागर है, अगाध सागरीय क्षेत्र के बीच में जो एक क्षेत्र मिलता है उसको हम महाद्वीपीय उभार के नाम से जानते हैं। यहाँ तक की चीज़ें जब हमारी क्लियर हो जाएंगी तब हम आगे समुद्र के अंदर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। महाद्वीपीय उभार में देखिए, जो महाद्वीपीय उभार है इसके पश्चात क्या होता है कि हमारा गहरा सागर आ जाता है। गहरा सागर आ जाता है। समस्त महासागरीय क्षेत्रों में अगर बात करें तो 2% भाग पर महाद्वीपीय उभार मिलते हैं। 2% क्षेत्र है जहां पर महासागरीय उभार मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में, जो प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर हमारे ये महाद्वीपीय उभार नहीं पाए जाते। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रशांत महासागर में महाद्वीपीय उभार नहीं होते हैं, इसलिए प्रशांत महासागर में महासागरीय सीमांत का जो क्रम माना गया है, हर महासागर के अंदर तो क्रम ये रहा है, लेकिन जो प्रशांत महासागर के लिए जो क्रम बताया है वो बताया किनारा, निमग्न तट, फिर ढाल, और ढलान के बाद में सीधा हम अगाध सागरीय क्षेत्र की बात करेंगे। उभार की बात इसमें नहीं करेंगे। किसमें? प्रशांत महासागर के अंदर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आपकी। अब हम एक एक ओशन को उठाएंगे। 4 टोपोग्राफी थी आपकी, वो हमने देख ली। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज को उठाएंगे। एक हिंद महासागर उठाया, हिंद महासागर के अंदर जो ये वाला पार्ट है उसका अध्ययन हम करेंगे। गर्त कितने हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं महासागर के अंदर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, तीनों का। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।